Good morning everyone. Welcome to Pioneer Convent School. 12th standard psychology chapter is going on psychological disorders. And in the last video we have done anxiety disorders. In this video we will do somatoform disorders. Now what is this somatoform? Somato, which is related with physical symptoms, एंड डिसऑर्डर्स की यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल मीन्स सिम्टम फिजिकल होंगे बट जो प्रॉब्लम है जो डिसऑर्डर है वो साइकोलॉजिकल होगा. फिजिकल सिम्टम्स विदाउट फिजिकल डिसीज़, कोई फिजिकल डिसीज़ नहीं होगा, कोई फिजियोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी, लेकिन फिर भी सिम्टम्स आएंगे. उस टाइप के जो डिसऑर्डर्स हैं दैट कम्स इन सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ पेन डिसऑर्डर. ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही हैं, सब में एक जैसी ही बात होगी. इसमें पेन डिसऑर्डर में व्हाट हैपन्स, एक्सट्रीम पेन होता है विच इज़ नॉट डायग्नोस्ड, जिसको डॉक्टर भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, बट पेशेंट ऑल द टाइम पेन की कंप्लेंट करता है. कॉन्टीन्यूस हेडेक हो सकता है, हैंड में पेन हो सकता है, लेग में पेन हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में एक्सट्रीम पेन की कंप्लेंट होती है बट डायग्नोज नहीं होता है कि क्यों पेन हो रहा है. तो साइकोलॉजिस्ट इसके साथ कॉप करने के लिए उन्हें कहते हैं कि आप एक्टिव कॉपिंग करें. मीन्स आप अपने आप को कहीं पे बिज़ी कर लीजिए. व्हेन यू विल बी बिज़ी इन एनी टास्क यू विल फॉरगेट दिस पेन. तो कुछ लोग कुछ पेशेंट्स एक्टिव कॉपिंग को अडॉप्ट करते हैं और वो धीरे धीरे इस पेन डिसऑर्डर से बाहर भी आ जाते हैं. बट कई लोग बहुत पैसिव होते हैं, वो बेड पे ही हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमें तो पेन है और अभी हमसे कोई काम नहीं हो सकता. तो ऐसे पेशेंट्स में ये पेन डिसऑर्डर इंक्रीज़ हो जाता है. नेक्स्ट है सोमैटिसेशन डिसऑर्डर कि वही सेम क्रॉनिक बॉडीली कंप्लेंट्स रहती हैं. क्रॉनिक मीन्स कॉन्टीन्यू, रिकरेंट, बार बार बॉडीली कंप्लेंट्स रहती हैं. एग्जैजरेटेड वे में, एग्जैजरेट होता है कि ज़रा सा भी पेन होगा लेकिन पेशेंट उसको बहुत एग्जैजरेट करके बहुत बढ़ा के कहेगा. जैसे कि फटीग है तो कुछ पेशेंट्स कहेंगे कि नहीं हम तो ऑल द टाइम थके हुए हैं, हमसे कोई काम नहीं होगा. ऑल द टाइम हेडेक कंप्लेंट्स, वॉमिटिंग की कंप्लेंट्स, किसी चीज़ से एलर्जी हो जाना. तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट सेल्फ मेडिसिन्स भी लेने लगते हैं और मतलब प्रोवाइड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इलनेस, अपने आप को बहुत लंबे टाइम से बीमार बताते रहते हैं, जबकि डॉक्टर उन्हें बार बार कहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड. वो खुद को बस एज्यूम करके चलते हैं कि हम बीमार हैं, इसीलिए उनको ये सारी प्रॉब्लम्स बार बार फील होती रहती हैं. नेक्स्ट है कन्वर्जन डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ सम पार्ट और ऑल बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑल दी सेंसरी और मोटर बॉडी पार्ट्स. लाइक जैसे कि या तो किसी एक बॉडी पार्ट की कंप्लेंट करना कि जैसे 2 आइज़ हैं तो उसमें से एक से दिखाई ना देना, या मोटर ऑर्गन्स में कहना कि मेरा हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है, मेरी लेग नहीं चल रही है, मुझे पैरालिसिस फील हो रहा है, ब्लाइंडनेस फील हो रही है. मतलब इस डिसऑर्डर में पेशेंट किसी एक बॉडी पार्ट की या फुल बॉडी फंक्शंस की कंप्लेंट करता है कि मेरा ये बॉडी पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा. नेक्स्ट इज़ हाइपोकॉन्ड्रियासिस. बिल्कुल सेम है जैसे अभी ये सारी डिसीजेस हमने स्टडी की कि परसिस्टेंट बिलीफ ऑफ इलनेस रहता है. पेशेंट इस बिलीफ को डेवलप कर लेता है कि मैं बीमार हूँ, डिस्पाइट मेडिकल रीअश्योरेंस कि उसको डॉक्टर्स रीअश्योर कर रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, बट ये पेशेंट इसको नहीं अंडरस्टैंड करते. दे कॉन्टीन्यूसली वरी अबाउट देयर हेल्थ. उन्हें अपनी हेल्थ की बहुत टेंशन रहती है और टेंशन के बाद कॉन्स्टेंट हेडेक्स होना, ट्रेमर्स मीन्स उनका कांपना, सच काइंड ऑफ डिसीज़ेस एक तरीके से ये एज्यूम्ड डिसीज़ेस होती हैं. एंड इसमें फ़िज़िकल सिम्टम्स नहीं होते हैं बट पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम्स फील होती हैं. आफ्टर दैट वी मूव टूवर्ड्स डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. डिसोसिएटिव वर्ड बना है एसोसिएटिव के अपोजिट. एसोसिएट होता है किसी के साथ जुड़कर रहना और जब हम उससे डिसएसोसिएट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक अनरियलिटी की फीलिंग होती है. मीन्स उसे अपने आसपास की चीज़ें रियल नहीं लगती, वो खुद को ही रियल नहीं लगता. पेशेंट उसे लगता है कि जैसे मैं कोई मूवी का कैरेक्टर हूँ या मैं किसी वीडियो गेम का पार्ट हूँ. एस्ट्रेंजमेंट, उसको अपने चारों ओर की चीज़ें बहुत स्ट्रेंज लगती हैं. शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी हो जाता है. शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी मीन्स मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है. जो हमारा ओरिजिनल पर्सनालिटी है, नेम, एज, एड्रेस, वी फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स एंड वी एज्यूम एनी अदर पर्सनालिटी इन आवरसेल्व्स. इफ़ समबडी आस्क आवर नेम तो हम कुछ और ही नेम बताते हैं, कुछ और एज बताते हैं, तो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी.
इन सारी प्रॉब्लम्स को इन 4 टाइप के नेम्स दिए गए हैं विच वी विल स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट इज डिसोसिएटिव एमनीसिया। एमनीसिया होता है मेमोरी लॉस, लेकिन डिसोसिएटिव एमनीसिया में क्या होगा, सेलेक्टिव मेमोरी लॉस। ऐसा नहीं कि सारी मेमोरी लॉस हो जाएगी, कुछ पार्ट हमारा मेमोरी का, कुछ आवर्स का, कुछ डेज़ का या कुछ मंथ्स का वो लॉस हो जाता है विच वी फॉरगेट विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज। ऑर्गेनिक कॉज मीन्स कोई फिजिकल एक्सीडेंट, कोई हेड इंजरी, ऐसा कोई रीज़न नहीं होता बिना किसी रीज़न के, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू ट्रॉमा। अगर हम अपनी लाइफ का कोई इवेंट भूल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव मेमोरी लॉस। ये जो एमनीसिया है ये बाकी की तीनों प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं आएगा। एमनीसिया अकर करेगा कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिसोसिएटिव फ्यूग। फ्यूग होता है कि व्हेन वी आर अनेबल टू रिकॉल द ओरिजिनल आइडेंटिटी। पेशेंट अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी भूल जाता है, अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल करने लगता है फ्रॉम होम, फ्रॉम द वर्क प्लेस, और एक न्यू आइडेंटिटी एज्यूम कर लेता है। और जब सडन उसमें वेकअप होता है, जब उसका ये फ्यूग ओवर होता है, जब ये पोजीशन एंड होती है, तो सडन वेकअप होता है, वो वापस अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में आ जाता है। बट जब वो ओरिजिनल आइडेंटिटी में आता है तो वो पीछे जो उसने एक एज्यूम्ड आइडेंटिटी बनाई थी वो बिल्कुल उसके बारे में भूल जाता है, जो सेलेक्टिव मेमोरी लॉस का केस बन जाता है। और अगर फिर से वो उस एज्यूम्ड आइडेंटिटी में जाता है तो ओरिजिनल आइडेंटिटी भूल जाता है। नेक्स्ट है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये बहुत ही सीवियर केस है डिसऑर्डर का। इसमें ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू चाइल्ड एब्यूज़ या ड्यू टू वायलेंट होम एटमॉस्फेयर मल्टीपल पर्सनालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं एक ही पर्सन के अंदर, और वो ऑल्टरनेट होती रहती हैं। मीन्स कभी कोई पर्सनालिटी डोमिनेट हो जाती है, कभी कोई पर्सनालिटी डोमिनेट हो जाती है। लेट्स सी बाय एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ गर्ल, हर नेम इज़ ए, एज इज़ 20 ईयर्स, और उसके अंदर एक पर्सनालिटी बी भी है विच इज़ ऑफ 5 ईयर्स चाइल्ड। तो जब इसके अंदर ये वाली पर्सनालिटी डोमिनेट होती है तो ये भूल जाती है कि मैं 20 ईयर्स की हूँ, एंड शी स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ 5 ईयर चाइल्ड। उसके अंदर एक और पर्सनालिटी भी हो सकती है, दैट इज़ सी, दैट इज़ 10 ईयर्स ओल्ड। उसके अंदर किसी बॉय की पर्सनालिटी भी हो सकती है, कोई ओल्ड एज पर्सनालिटी भी हो सकती है, कोई क्रिमिनल पर्सनालिटी भी हो सकती है। और इवन इसमें ये भी होता है, सपोज़ ए इज़ वेरी हेल्दी, इसको कोई डिसीज़ नहीं है, बट डी इज़ डायबिटिक, इसको डायबिटीज़ है। तो जब ये ए होती है और जब हम इसके ब्लड टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, कोई डायबिटीज़ नहीं आएगा। बट व्हेन शी इज़ डी, व्हेन शी इज़ अ बॉय, तो उसके जब डायबिटीज़ टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें डायबिटीज़ की वैल्यूज़ भी आती हैं। और ये जो ऑल्टरनेट पर्सनालिटीज़ होती हैं, दे मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ देयर ऑल्टर्स, मतलब इनके अंदर एक और पर्सनालिटी है, ये इनको पता हो भी सकता है और इनको नहीं भी पता हो सकता। सपोज़ जब ये ए है तो इसको बी सी डी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट व्हेन शी बिकम्स बी, तो बी बन के जितने आवर्स इसने स्पेंड किए या जितने डेज स्पेंड कर लिए, जब ये वापस ए बनेगी तो इसको पिछला कुछ भी याद नहीं रहेगा कि मैं कहाँ थी और क्या किया। आपने देखे होंगे ऐसे केसेस जब वो कहते हैं कि मैं यहाँ अचानक से कैसे आ गया, मैं तो वहाँ था, सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये होता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ये पर्सनालिटीज़ डेवलप कैसे होती हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ कोई चाइल्ड है वेरी स्मॉल और उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो सपोज़ वो फिल्म देखने गया, वहाँ पे उसने कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर देखा, स्ट्रॉन्ग चाइल्ड करेक्टर जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो वो एज्यूम कर लेता है उस करेक्टर को अपने साथ, वो साथ ही ले आता है उस करेक्टर को, और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर उसका एक सेकेंड करेक्टर डेवलप हो जाता है। और फिर जब उसको प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो वो उसका सेकेंड करेक्टर उस टाइम डोमिनेट हो जाता है, और इस तरीके से सेकेंड पर्सनैलिटी उसके अंदर एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर है डीपर्सनलाइजेशन, की एक ड्रीम लाइक स्टेट में आ जाते हैं हम ड्रीम में खुद को कैसे देखते हैं कि हम भी होते हैं और हम अपनी बॉडी को कुछ और काम करते हुए देख रहे हैं, घूमते हुए देख रहे हैं। तो जब रियल लाइफ में वैसी स्टेट हो जाए तो सोचो सारी चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, कि मैं सामने बैठ के मैं अपनी बॉडी को ऑर्डर दे रही हूँ कि अब तुम ये काम करो, अब तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सच काइंड ऑफ थिंग, जिसमें हम सेल्फ से सेपरेट हो जाते हैं। ये इस टाइप की डिसीज़ होती है। तो ये सारा था हमारा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, एंड इसमें 4 डिसऑर्डर्स हमने स्टडी किए हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिसऑर्डर्स ड्यू टू
depression, or you can say depressive disorders. Okay students, have a good day.